अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबारात की जीनत। बहुत सारी खबरें। वज़ीर आज़म का दौरा है बलूचिस्तान, वहाँ पर गए, बहुत सारी चीज़ों पर बात की। बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों पर भी बात की और यकीनी तौर पर पाकिस्तान हुकूमत और आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की आवाम का एक ही बयानिया है कि मज़ीद अब किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कहा कि दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे, उनकी कमी गाहें तबाह कर दी गई हैं जो थोड़ी बहुत मौजूद हैं। बाहर से फ़ंड हो रहा है, बाहर से क्या, हमारे पड़ोसी मुल्क से जिसकी फ़ंडिंग हो रही है यानी इंडिया से, उसको भी अब नहीं बख्शा जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस पर बड़ी बेहतर और मरबूत हिकमत अमली बनाई और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान और पिछले काफ़ी अरसों से, अगर मैं कहूँ कि 15 साल से पाकिस्तान ने इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, तो आज जाके एक अमन का सहरा हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी आवाम और तमाम के सर जाता है। और बहुत सारी चीज़ें कि इस पर बात करेंगे। IMF के हवाले से खबरें हैं। मेरे साथ तारिक मलिक साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारिक मलिक साहब तजज़ियाकार हैं, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, सरबराह जवानाने पाकिस्तान यानी तहरीक जवानाने पाकिस्तान है, तजज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर भी और मुख्तलिफ उमूर पर जो मुल्की और बैन अवी सतह पर इस वक्त उभर रहे हैं। हमारे साथ दोनों हजरात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, सुबह सुबह आप लोगों को उठाया, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मेरा ख्याल है मैं अब्दुल्ला साहब से तारिक साहब। व्हाई नॉट सर, दो तीन चीज़ें हैं। दौरा बलूचिस्तान हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा किसी भी सरबराह का, और आप जानते हैं कि सूरत हाल और मुख्तलिफ हवालों से हमलों का सिलसिला और ये एक अरसे तक रुका रहा, और अब आके दोबारा से मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे में इसमें शिद्दत आई है। बेहतर कमाल काम किया हमारी आर्म फोर्सेस ने, जानों का नजराना रोज़ाना की सूरत में पेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सतह पर जो काम होने चाहिए वो भी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इस तरह के हमले अफसोसनाक हैं, ये काबिल कबूल नहीं और हम इनके पीछे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान का हिस्सा है और तकरीबन 1 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। पूरे बलूचिस्तान की 1 करोड़ प्लस माइनस जो है, और स्कैटर्ड है, बहुत दूर दराज इलाके हैं और बहुत ही कम आबादी, बहुत थोड़े लोग जो हैं मौजूद हैं। इसलिए इतने बड़े एरिया के अंदर पूरी 1 कोर फौज जो है वो डिप्लॉयड है, जबकि 1 कोर इसी तरीके से सिंध में और 1 जो है वो आपके KP में, और तकरीबन 7 कोर जो हैं वो आपकी लगी हुई हैं फ़ौजी पंजाब के बॉर्डर के ऊपर और जो से हमारा इंडिया के साथ है। तो ये तो इसकी आप देख लें। उसके बाद क्या किया गया कि FC के अंदर एक FC नॉर्थ कर दिया और FC साउथ कर दिया। तो फ्रंटियर कांस्टेबलरी का बहुत बड़ा काम है। इसी वजह से फ्रंटियर कांस्टेबलरी को जो है, जिसको अब आप फ्रंटियर कोर कहते हैं, तो फ्रंटियर कोर जो है वो ज़ाहिर है डायरेक्ट निशाने के ऊपर है। टारगेट किलिंग की जाती है, स्नाइपिंग की जाती है, और बाकायदा पहाड़ों में छुप के, अब ये किसी को क्या मालूम कि पहाड़ों में कोई एक आदमी पत्थर के नीचे बैठा हुआ है, तो बाकायदा नीचे IEDs लगाई जाती हैं ताकि उनको जो है वो उड़ा दिया जाए। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो पहले तो सबसे पहले जो हमारे शहीद हैं उनके लिए खराज तहसीन है, उनके साथ फैमिलीज़ के साथ ताज़ियत है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक डबल केबन पिकअप होती है या सिंगल केबन, उसके पीछे एक चादर लगी होती है टीन की, ना नीचे उसके कोई आपने सिक्योरिटी की वो कोई शील्ड दी होती है कि आप बुलेट प्रूफ उसकी या बॉम्ब प्रूफ जो है वो आप शील्ड उसकी दें, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 8-10 जवान बैठे होते हैं, हर चौथे दिन 5वें दिन जो है 4, 5, 10, 11 आदमी शहीद हो रहे हैं। बहुत अफसोसनाक कि ये जो कौम का असासा हैं ये लोग, ये हमारे मुहाफिज हैं। आप देखें सरीना के अंदर, जो सरीना का मोस्ट जो मैं समझता हूं कि सिक्योर एरिया, क्योंकि इस तरफ FC हेडक्वार्टर है, इस तरफ जो है वो असेंबली है, इस तरफ पुलिस हेडक्वार्टर है, रेड जोन है, और फिर वहां दरमियान में हो जाना। एक तो बातें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात यह है कि एक कुलभूषण यादव के हवाले से हमारी प्रोग्रेस क्या हुई, क्योंकि ये वही कुलभूषण यादव था जो बलूचिस्तान में स्लीपर सेल बना रहा था, जो बहुत वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा था। तो हमें बलूचिस्तान से कराची तक मुख्तलिफ हमलों में अच्छा, आपने कुलभूषण यादव के ऊपर क्या अपडेट हुई ये अभी तक बताया जाए, दफ्तर खारजा अपडेट करे। दूसरी इसके अंदर जो अहम बात है वो है आपका डोजियर।
नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर एक डोजियर बलूचिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया था, वो दफ्तर ख्वाजा उस पर अभी तक कहाँ तक पेशरफ्त हुई, क्यों नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो फिर क्यों नहीं हुई? हम इतना जो अब अमेरिका को वापसी के अंदर मदद दे रहे हैं जाने के लिए, उनको एक सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ यह है कि जब भी अफ़गानिस्तान में सुपर पावर का इनखला होता है या वहाँ वापसी उनके वो जो वहाँ एंट्री होती है, तो नतीजा ये निकलता है कि वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान, केपी और कराची में बढ़ जाया करती हैं। स्लैग हैरिसन की किताब है बलूचिस्तान इन द शैडो ऑफ अफ़गानिस्तान, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब इसके जो डांडे हैं जो दहशतगर्दी के, वज़ीर आज़म साहब का ये बयानिया तो ठीक है, हम पीछे चले जाएंगे, हम उनकी कमीन गाहें तबाह करेंगे, फलाना कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, लेकिन अभी भी लोग मौजूद हैं। हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बलूचिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग और सियासतदान और कुछ नवाब लोग, कहीं उनका ताल्लुक तो इस दहशतगर्दी के पीछे नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको गैर मुल्की सपोर्ट, हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, कुछ और भी ममालिक हैं जिनको गवादर पोर्ट बनने से बहुत तकलीफ है। देखिए मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत के ऊपर मबनी है। तो फिर क्या वहाँ भी इन्फ्लुएंशियल है कुछ ना मामला? हमें ये भी देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि बड़ी बड़ी दूर से लोग शिकार कौन करने आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा एक चीज़ बताएं सर, दो हज़रात है, मैं ज़रा तारिक साहब को भी इसमें इन करता हूँ आपसे। फिर इस पर एक सवाल और है कि हम अगर महरिकात की बात करते हैं, जो जिक्र भी किया मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जाहिर है कि पॉलिटिकल सतह पे बहुत सारी चीज़ों को ज़रा डिफरेंट अंदाज में देखने की ज़रूरत होती है और अस्करी सतह पर एक डिफरेंट तरीक़ाकार के साथ देखा जाता है। ये एक स्ट्रेटजी होती है दुनिया भर में गवर्नमेंट्स के चलने की। इस वक्त गवर्नमेंट एंड पे जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट एंड पे जिस तरह की सिक्योरिटी मेजरमेंट्स पर काम किए जा रहे हैं, मैं अगर बात करूँ FATF के हवाले से ऑर्डिनेंस आया, आपको पता होगा तमाम लोग, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेके दीगर मामलात को जो दहशतगर्दी के फंडिंग का रोकथाम और ये सब चीज़ों पर कुछ काम शुरू हुआ और बड़ी तेज़ी से इस पे काम। क्या ये चीज़ें सारी सिर्फ हम पर लागू हैं या हमारे पड़ोसी मुल्क में जहाँ पर हद से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, अब्दुल्ला गुल साहब इस पे बड़ा बेहतर बताएंगे, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ उस बहुत ज़्यादा है। क्या हम सिर्फ FATF की तलवार के नीचे इसलिए हैं चूँकि अमेरिका का मसला अफ़गानिस्तान के साथ अभी तक जुड़ा है, चूँकि अमेरिका का मसला चाइना और ईरान के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, चूँकि अमेरिका के इश्यूज़ अभी तक इराक में हल नहीं हुए हैं, तो अमेरिका के इश्यूज़ हल ना होने की वजह से भारत का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बढ़ाया गया और फिर जाहिर है कि भारत खुद इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक गढ़ है और ब्लैक मनी का, तो क्या ये सिर्फ तलवार हम पर ही लटकती है? अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, पहले तो सबसे जो बात की आपने ना गवर्नमेंट की, यहाँ पे मैं खुद क्योंकि आई हैव बीन कोयटा लॉट ऑफ टाइम, वहाँ पे मैंने देखा कि सिक्योरिटी का जो जिस तरह से आपके CCTV कैमरास लगे थे और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के जो है ना आलात लगाए गए थे, वो सारे जो है ना थर्ड क्लास कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें पैसे खाए हुए थे। पहले तो बात यह है कि आप मुझे बता दें किसी, अभी आप उनके IG कोयटा को CPO जो भी उसको कॉल करके पूछें आप कोई फोटोज निकलवाएं, पहली बात है जो फोटोज निकलेगी उसमें जो है ना क्लियरेंस ही नहीं होगी। आपकी इतना नाकस वहाँ पे मटेरियल लगा है कि आपकी सोच होगी। और दूसरा वहाँ के अपने जागीरदार वडेरे जो हैं सिंध में आपको पता है वडेरा सिस्टम है, जैसे सॉरी सिंध में और बलूचिस्तान में सेम सिस्टम है वहाँ पे, और वहाँ पे भी जो है ना कुछ हमारे अपने ही वहाँ के सरदार होंगे जो उनके साथ मिले होंगे, फंडिंग देते भी होंगे लेते भी होंगे, क्योंकि रॉ भी इन्वॉल्व है वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो दैट्स वाई। तो हम लोगों को जो है ना देखें, सिर्फ हम जो है ना हमेशा जब बात आ जाती है तो हम आर्मी पे बात आ जाती है, यार आर्मी के काम है, सिर्फ ये आर्मी का काम नहीं है, उसी तरह जितना आर्मी का काम है उतना ही हमारे वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, उनका काम है। आफ्टर हमारी गवर्नमेंट की, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो कोयटा भी है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान भी है, पाकिस्तान है तो हमारे सारे सूबे और ज़िले हैं। इसलिए वहाँ के सरदारों, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ के सरदारों को इकट्ठा करें, वहाँ के जो आर्मी के लोग हैं, हमारे जो कोर कमांडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करवा के इसका जो है ना कोई प्रॉपर हल निकालें। आए दिन देख लें, आप जैसे अब्दुल्ला भी बता रहे थे कि आए दिन वहाँ पे हमारी, अब देख लें सिक्योरिटी की बात ही आ जाती है, वैन्स हमारी देख लें, वहाँ कोई जो है ना बम प्रूफ उनमें नहीं है, बुलेट प्रूफ नहीं है। हमारे देखें ना, हमारा कोई देखें, सॉरी टू से अगर किसी को बात बुरी लगे तो, लेकिन मेरा बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते मैं बात करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। अगर एक जर्नल को या एक जर्नल कर्नल या जिसको भी आप कैसे
मिनिस्टर्स को, डिफरेंट और जो चेयरमैन है, अगर उनको प्रोटोकॉल यहाँ वाली पर गाड़ियां मिल सकती हैं, देखिए, बुलेट मैं दो प्रूफ, बम चीजें- प्रूफ मैं मिल दो सकती है, चीजें तो इस व्हाई पे। नॉट हमारी आर्मी ये है बात जो हमारी जो है ना, तो जरा प्रोटोकॉल्स आप मिनिस्टर्स के देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। करोड़ों रुपया वहां लगा देते हैं, तो आर्मी वाले जो हमारा कीमती सरमाया उन पे क्यों नहीं जो इस है पे ना? जरा आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारी खबरें जिस पे बात। अब्दुल्ला गुल साहब, सर एक जिक्र तो मैं चाहूंगा जरा ये भी कि सिर्फ पाकिस्तान पर FATF की तलवार क्यों, इसमें छोटा सा आगे सर ये कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मज़ीद ऊपर जाएगा। वज़ीर आज़म को यकीन है कि लोग अभी तक उनको बहुत पसंद करते हैं, वोट वज़ीर आज़म को दोबारा पड़ेंगे, और जो हाल महंगाई का है उस पर तो मैं ज़रा आगे बात भी कर लेता हूँ। एक तरफ IMF वाला मामला है, IMF से आलमी बैंक से एक बार फिर कर्ज लेकर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ख़तरनाक है। ये चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स भी दी और बात भी दुरुस्त है कि सर कितनी बार आप IMF से कर्ज लेकर तनख्वाहें देंगे, इसका मतलब यह है कि आगे तनख्वाहें भी पेंशन्स की तरह एक बार फिर जिक्र ज़द-ए-आम हो जाएंगी। क्या अब ये ख़त्म कर दी जाएँ, अब ये यूँ कर दिया जाए, अब ये ऐसे कर दिया। सर 50 करोड़ नौकरियाँ और ये सब क्या होगा सर? खोगर साहब देखें, बात यह है कि जहाँ तक FATF के हवाले से आपने बात की, FATF कोई नया नहीं है। इससे पहले माजी में एक 1970s के लेट 70s के अंदर सिमिंगटन तरमीम आई थी और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल हर किस्म की पाबंदियाँ लग गई थी। फिर अफगानिस्तान के अंदर रूस आ गया, फिर हालात तब्दील हो गए। उसके बाद फिर प्रेसलर तरमीम आ गई। आज तक हमारे F-16 फंसे हुए हैं वहाँ। वो प्रेसलर तरमीम 1988 या कोई ऐसे ही उसके अंदर आई थी। उसके बाद फिर आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन आ गया, फिर CTBT आ गया, फिर आपके पास FMTC आ गया और दीगर इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान ब्लैकमेल हुआ या रद्द कर दिया वो तमाम प्रेशर? अब क्यों आपने FATF को अपने गले लगा लिया? क्या पाकिस्तान जस्टिफाइड नहीं है ये पूछने के लिए कि सैफरॉन टेररिज्म कोई और नहीं बल्कि इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, RSS के लिए, जिसकी आज हुकूमत है। देखिए, उसका पॉलिटिकल विंग BJP है, उसका जो मिलिटेंट विंग है वो आपका RSS है। तो अब वो टेररिस्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, टेररिस्ट विंग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CIA अमेरिका ने उनको खिताब दिया है सैफरॉन टेररिज्म का। तो उनके ऊपर कोई तलवार नहीं। अभी उन्होंने जिस किस्म की वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो किसानों के साथ हो रहा है, छोड़ दे मुसलमानों का, आप जो किसानों के साथ किया है, जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया है, कोई पूछने के लिए तैयार है उनसे? इसका मतलब है सर जो प्रेशर ले रहा है, जो टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स, उनकी ज़रा आप रेशो देखें कत्ल और रेप की, तो आप तो बेहतर जानते हैं वो किस कदर ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स को मारा, बाकायदा चर्चों में अमेरिकन को उनको जला के मार दिया, चाइनीज को, दीगर को, यूरोपियन को, इंडिया में छोड़ दिया। सेफ नहीं है। पाकिस्तानी, अभी पाकिस्तानी जो हमारे 11 हिंदू बरादरी पाकिस्तान से गई, उनके साथ उनको जो आज तक FIR ही नहीं काटी उनकी, जस्ट इमेजिन। तो अब जो ये सिलसिले हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो कमज़ोर काम कर रहा है। अगर वो मजबूत किरदार अदा करे तो वो ये कहे कि ठीक है कि अफगानिस्तान से आपको हम बाइज्जत रास्ता तो देंगे, लेकिन उसके बदले में अच्छा हमें ये बताएं अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बड़ी मैं फॉरेन ऑफिस उसके जहाँ पर फ़लस्तीन वाला मामला बहुत अच्छा मामला पाकिस्तान ने उठाया, आपके सामने है सारी चीज़ें, दुनिया भर में उस तरह से आवाज़ सब जगह से हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिशन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो हो ही रहा था, फ़लस्तीनी भाई हैं हमारे, लेकिन वहाँ पर किरदार जिस तरह से फाल अचानक अच्छा था। लेकिन खोकर साहब, यही तो इम्पोर्टेंट बात है, ये अचानक रिकोडेक का मामला फैसला आया हुआ है, कालदम करार दो जाना। कम से कम मैं इतना जो है ना वो गाफिल इंसान नहीं होना चाहता। ये लॉलीपॉप्स होते हैं और ये रिकोडेक के ऊपर फैसला जो है वो ये नहीं हुआ, सिर्फ आपको रूजवेल्ट और वो जो फ्रेंच होटल है वो बाकी देने हैं। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं सब माफ हो गया, वो 6 बिलियन जो है वही है। अब ये कहाँ से आते हैं फैसले? क्या हमें नहीं मालूम अमेरिका आपको लॉलीपॉप देता है? ये उनके तरीके हैं। पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने, असल मसला यही था कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी जो अजीम शान शिकस्त थी, जो जलील और रुसवा होकर वो बाहर निकल रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन जो है उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर जानबूझ के ये मामला छेड़ा। आप देखें उसी चंद दिनों में, और आज अमेरिका कह रहा है कि हम मोस्ट लाइकली 4 जुलाई तक एग्जिट कर जाएंगे अफगानिस्तान से। वो जो शर्मिंदा फेसेस थे, जो झुकी हुई कमरें थीं, लटके हुए चेहरे थे और टूटी हुई टांगों के साथ जो वो वहाँ गए हैं, जो और कटी हुई नाक के साथ, वो किसी ने नहीं दिखाया
क्योंकि पूरी दुनिया फ़लस्तीन पे लग गई थी। ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? पाकिस्तान का अगर इतना ही बयानिया ज़बरदस्त और फॉरेन ऑफिस का किरदार है तो मुझे ये बताएं कि कश्मीर के ऊपर आपने लॉकडाउन खुला करवा लिया। ठीक, आप अभी जो बात आपने दरमियान में की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर से लेके आपने बैरूनी ममालिक से कर्जे लेके आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों की और आपने हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है, फॉर गॉड सेक, इसके बाद क्या होगा? सर इसके इसका मतलब ये है कि अगर वो लेट से कि वो ये कहते हैं कि कल से हम तनख्वाह नहीं देंगे, पैसे नहीं है, तो फिर आपका साथ क्या होगा? अच्छा सर, तनख्वाह यानी कि आप पूरा उनके देखें। सर हम उस तरफ जा रहे हैं। नहीं, खोकर साहब, खोकर साहब, हाँ जी सर, तनख्वाहें अपनी जगह, पेंशन भी एक बड़ा मसला है। अभी खोकर साहब पेंशन तो फारिग ही कर रहे हैं ना। देखें, वन रैंक वन पेंशन फौजियों का एक 22 लाख फौजी खड़े हुए हैं जिनकी पेंशन्स का मामला है। सर, सर्व किया और वो सर्व किया है और उनकी जवानी, तारिक भाई, उनकी जवानी ले ली पाकिस्तान ने। वो आप एक पाकिस्तान फौज के अंदर 89% जो लोग हैं वो मेजर रैंक पे रिटायर होते हैं। सर फिर उसके साथ 42-44 साल की उम्र में वो फारिग हो जाते हैं। तालीम दी असातिज़ा, वो बैठे हुए हैं इस मुल्क जॉबलेस कर दिया। सर, इस मुल्क को सर्व करने वाले आपके वो मुलाजमीन जो मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान को मुश्किल पड़ती थी, वो पाकिस्तान के बजटरी इश्यूज, डेफिसिट। खोकर साहब, ये एक इसके अंदर जो बहुत अहम बात है वो ये है, तारिक साहब फिर इसके बाद बात कर लें। देखें, 36-37 साल के जवान को आप, जिसको आप नायक कहते हैं या आप लास्ट नायक कहते हैं या आप सिपाही कहते हैं, मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं, उसको आप उसकी भरपूर जवानी लेके उसको आप घर भेज देते हैं। वो जवानी में जो है वो चला जाता है, आप उसको पेंशन भी देना। अब दूसरा मसला जो है वो है बड़ा खतरनाक। दूसरा ये है कि अगर आप एक ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए आपको इतना क्रिपल किया जा रहा है, इतना माजूर किया जा रहा है मुआशी तौर पे, कि कल को आप कहें कि पाकिस्तान को वो पूछें जी पेंशन लेनी है, तनख्वाह लेनी है या न्यूक्लियर चाहिए, और ये डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ एक स्टेप है। ये आज मैं आपको ऑन एयर अवाम को गवाह बना के कह रहा हूँ। और मैं बात करूंगा IMF पे ना। मैं IMF पे ही कह रहा हूँ। देखें, दो चीज़ें चीफ जस्टिस ने बड़े इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को मुलाजमतों पर लगाकर भर दिया गया, क्या रोज़गार का दूसरा जरिया नहीं है? अब देखें ना, सबसे पहले मैं IMF पे बात करूंगा। मैं लास्ट टाइम भी 1-2 दफ़ा बात कर चुका हूँ इस पर। जब तक देखें खोकर साहब के हम लोग IMF का कशकोल नहीं तोड़ेंगे, भीख मांगने वाला कशकोल नहीं हम तोड़ेंगे, हमारा मुल्क जो है ना कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब ने रियासत मदीना की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसी से भीख नहीं मांगने जाऊंगा, मैं किसी से पैसा नहीं मांगूंगा। तो खान साहब आज ये क्या हो रहा है? अब देखें ना, मुल्क के हालात इतने जो है ना कशीदा हो गए हैं कि इस वक्त हमें जो है ना IMF से भीख मांग के हमें जो है ना अपने जो हमारे असातिज़ा हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी वाले, क्या हम उनकी तनख्वाहें जो है ना IMF से कर्जा लेके उतारेंगे? इट्स मीन कि आपके जो 3 साल का टेन्योर था वो बिल्कुल आपने ज़ीरो कर दिया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर आप बात कर रहे हैं कि एक मैंने न्यूज़ अभी पढ़ी थी कि वो कह रहे हैं कि मैं अगले टेन्योर जो 5 साल होगा उसमें मैं जो है ना पाकिस्तान में ऐसे झंडे गाड़ दूंगा। लगता है कि वो जी कहने क्या देखें सर मैं इससे जरा आगे जाता हूँ ना। बहुत सारी खबरें, मैं चाहूँगा इन सबको, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के हवाले से भी बात की, दूसरी तरफ अपोजिशन भी, हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में जिदोजहद जारी रहेगी, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। PDM में तमाम जमातें मीडिया खेल रही हैं। शेख रशीद साहब बहुत इन है, लॉन्ग मार्च ना तहरीक अदम एतमाद, PDM सिर्फ गपशप के लिए नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी खुल के तनकीद की, उन्होंने कहा वापसी का मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है इतनी बड़ी कि मैं वापस आ जाऊं, चूँकि हम बानी जमात थे। तो मैं चाहूँगा ज़रा आप 2 हज़रात। सर मैं पहले बात करूँगा जो है ना शेख रशीद साहब की। शेख रशीद जैसा लीडर, मैंने लोग उनको कहते हैं कि यार वो बड़े काबिल लीडर हैं, बड़े दबंग किस्म के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख साहब जैसा जो है ना कम अकल, ठीक है ना, किसी भी देख लें, शेख रशीद जिस जुमात में गए हैं, शेख रशीद ने जिसके हाथ पकड़ा उसको डुबो दिया, ठीक है ना। अब देख लें मुशर्रफ की बेड़ा गर्क करने में इसका हाथ था, नून वालों के साथ थे तो उस वक्त बेड़ा गर्क करने में, इमरान खान के साथ आए तो इनका बेड़ा गर्क करने में इनका हाथ है। बात हमें इस वक्त जो है ना किसी को क्रिटिसाइज करने का हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है। क्यों कि हमारे देख लें, हम IMF से कर्जा लेके हम अपनी सैलरीज दे रहे हैं यार लोगों को, खुदा का वास्ता है
कब तक जो है ना लेग पुलिंग तुम लोग करते रहोगे? शेख रशीद साहब आप भी होश के नाखून ले, खान साहब आप भी, और मेरी पीडीएम की जमातों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोग इतने लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ तो रह क्या गया है सर रह गया, यानी कल फिर आप देख लीजिए कि इक्तदार में यही पीडीएम वाले लोग होंगे। खान साहब भले जितने मर्जी जो है ना नारे मार लें, कर ले, रियासत मदीना उन्होंने बना दी, सब ने देख ली, ठीक है ना, कर्जे भी उन्होंने नहीं लिए, सब ने देख लिए। हमें भाई सबसे पहले जो है ना इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की गरीब अवाम है। जबकि यहाँ पे ना तो इस्लाम जो है ना, इस वक्त इस्लाम के आप देख लें क्या हो रहा है, वो हमारे कश्मीरी भाई मुसलमान है, मर रहे हैं, कोई बात उनकी बात करने वाला नहीं, बाकी देख लें आप सारी चीजें। सर देखें पीडीएम पे अगर मुझे इजाजत दें, मैं आपसे दो चीजें, एक तो पीडीएम शराजत तो बिखरा आपके सामने, पीडीएम की ताकतवर जमातों में या तो नून है या पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब तो बस लेके चल रहे हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ हुकूमत को अभी तक उससे कोई खतरा नजर नहीं आया। ये बात तो दुरुस्त है शेख साहब की, इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि शेख साहब ठीक कहते हैं, कोई ख़तरा नहीं है सर। कितना कुछ हुआ, लॉन्ग मार्च करने की भी धमकी दे दी, जलसे भी कर लिए, सारा कुछ कर लिया, ख़तरा कोई नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मसाइल मेरा ख्याल है इन चीज़ों से अब हट गए। लोगों के पास सबसे पहले खाने के पैसे नहीं हैं, आने वाले बजट पे नजरें हैं, महंगाई कम नहीं हो रही, आप लेवी बिजली की लोड शेडिंग सर लेवी ड्यूटी कम कर दी है, पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही। नहीं पेट्रोल के देखें, बात यह है कि अभी पेट्रोल के ऊपर तकरीबन जो लेवी के अंदर 30 रुपए का वो है मामला, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आईएमएफ के साथ शराइत तय हैं और आईएमएफ कह रहा है कि आप वो पेट्रोल जो है प्राइसेस इंक्रीज करें। साहब तो कह रहे हैं हम आईएमएफ के साथ इस तरह की डील ही नहीं करेंगे, बिजली महंगी नहीं करेंगे, डील नहीं, हाँ वो सही कह रहे हैं, वो डील नहीं करेंगे, और जो डील कर चुके हैं वो मैं जो पहले डील कर चुके हैं वो जो देखें, क्या फर्द वाहिद ने डील की या एक शख्सियत ने? इस टाइम पे सच टीवी पे क्या आपके मालिक बैठे हुए हैं या आप? सही, एक पॉलिसी के तहत, एक पॉलिसी के तहत काम हो रहा है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं या वो पॉलिसी, तो वही रिमेन्स सेम। आप ये तो नहीं हो सकता ये कल के हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो तब्दील हो गया है तो इसलिए अमेरिका के साथ किए हुए मुआहदात सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता ना। अब मसला ये है कि दो चीज़ें हैं, पीडीएम से फिलहाल वाकई कोई ख़तरा नहीं है। दुआ करें कि इनको अपोजिशन मिले, अगर अपोजिशन ना मिली ना हुकूमत को, तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा आवाम को, फिर सच का मैदान होगा, फिर लोग गप्पे शप्पे नहीं सुनेंगे, ख्वाब गफलत में नहीं रहेंगे फिर जिस तरह से अब रह रहे हैं। पीडीएम के अंदर 2-3 प्रॉब्लम थी। पीडीएम में ये सारी आपने बिल्कुल मेरे ख्याल है कि अंडर एस्टिमेट कर दिया मौलाना फजल रहमान को। स्ट्रीट पावर मौलाना की बहुत ज़बरदस्त है और वो कल भी थी, वो आज भी है और वो आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ सकती है। श्रीनगर हाईवे वाले को देख लें आप, उठा के सारे लोग उनके थे, सारी हमें याद है, मैं तो खुद उसमें मौजूद था। इसलिए तीनों बड़ी जमातें हैं, लेकिन मसला यह है कि जब इन्होंने प्रोलॉन्ग किया, जब एक लंबा, उसमें ज़ाहिर है हुकूमत बहुत मजबूत होती है, हुकूमत भी अपने फिर चाल चलती है और अपना जो तरीक़ेकार होते हैं उसमें दरमियान में वो फिर अपने नकब लगाते हैं, और वो लगी और फिर आपने देख लिया, फिर ले दे की सियासत हुई, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, फिर सिंध में वहाँ खामोशी हुई और फिर यहाँ वफाक के अंदर, फिर सेनेट के अंदर क्या हुआ, सब ये इस हमाम है जहाँ सारा ही बराना है, नज़र आ गया सबको। अब मसला ये है कि पीडीएम के अगर नहीं होगी तो क्या अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी? अपोजिशन फिर भी रहेगी। कोई भी मुल्क अपने राइट विंग की वजह से चलता है। पीटीआई जो है वो अभी तक एज ए राइट विंग पार्टी अपने आप को इमर्ज नहीं करवा पाई। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग जो राइट विंग समझी जाती थी वो एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ खड़ी हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अलमिया हो गया। मुल्क में राइट विंग का एक बहुत बड़ा गैप है और ये एक गैप तो जो है पीटीआई भी फिल नहीं कर पा रही, नहीं कर पाई, अभी तक तो नहीं कर पाई। और ये राइट विंग का गैप जो है कोई और फिल करेगा। एक तीसरी कुव्वत आएगी, ये आपको नजर आएगा, कुछ अरसे में आप खुद देख लेंगे कि एक तीसरी कुव्वत आएगी, क्योंकि ये एक डिजायर ऑफ द नेशन। अच्छा अब्दुल्ला साहब, क्या लोग अब इस पे इसके मुतामिल हो सकते हैं कि एक को ट्राई कर लिया, एक दूध का जला छाछ भी फूंकता है, लेकिन क्या करे, मरता क्या ना करता, और ऑप्शन क्या है? सर देखिए ना, अभी लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं ना कि जी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जिस दिन इमरान खान से हट के एक ऑप्शन आई, अब आप मुझे बताएं लोग कहां जाएंगे? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये खुद अपनी लीडरशिप क्रिएट करते हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर देखें कि अमेरिका के इनखला के बाद जो एक जबरदस्त किस्म का तूफान उठेगा,
उसकी डस्ट पाकिस्तान तक लेकिन डायनेमिक्स में भी तो तब्दीलियां होती हैं ना, हर खित्ते की अलग डायनेमिक्स होती है, हर खित्ते की अलग रहन सहन सोच होती है। एडिसन क्रेसी पाकिस्तान और ये तर्ज सियासत इकट्ठे नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा तारिक साहब, सर पानी पर सिंध पंजाब महाजराई अफसोसनाक है, शहबाज शरीफ ने कहा बात दुरुस्त है, तकसीम पर गैर जिम्मेदारी खतरनाक है, इमरान विफाकी इकाइयों के इत्तेहाद को दाव पर ना लगाएं। सर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर वडेरा शाही हमारे एक्चुअली मसला हम लोगों का क्या है, हमारे मुल्क में पिछले 70-73 साल से चंद ख़ानदान हैं जो सियासत कर रहे हैं, उन्हीं के पास ज़मीनें जायदादें हैं, ठीक है ना, वही माफिया बैठा हुआ है, वही शुगर माफिया है, वही जो है ना वाटर माफिया है, वही जो है ना आटा माफिया है। तो कहने का क्या मतलब है, जब तक जो है ना हमारे यहाँ पे एक तो कानून नहीं है, सबसे पहले तो हमारे जो है ना कानून को दोबारा जो है ना कानून की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए। और देखें यहाँ पे जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक आप किसी वडेरे को, जागीरदार को, नवाब को आप लटकाएंगे नहीं, कानून पे अमल दरामद तब तक जो है ना आप भूल जाएं कि पानी का मसला आपका हल होगा। आपके जो है ना आप देख लें यहाँ पे E7 में या F6, F8, G6-4 के जो इलाके हैं जहाँ पोश एरियाज हैं और जो वहाँ पे VIP रहते हैं, वहां देख ले ना तो लोड शेडिंग होती है, ना गैस का प्रॉब्लम होता है, ना कोई और प्रॉब्लम होता है, और ना वो लोग बिल देते हैं। आप उठा के देख लें, मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ, वहां पे उन्होंने कुंडे लगाए, वहां को जाता ही नहीं है भाई। यहाँ पे वडेरा शाही सिस्टम है, यहाँ पे कानून सिर्फ जो है ना गरीब के लिए। जब तक कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं की जाएगी, तो आप कुछ भी पानी का मसला, ये पानी का मसला सिर्फ जो है ना देखें एक तो सियासी ना रहा है, सिर्फ सियासी। अब देख लें सिंध वाले जो है ना, आप मुझे बताएं ना, वडेरे, नवाब, जागीरदार खुद सारी जो है ना अपनी उन्होंने नहरें निकाली हुई है भाई दरियाओं के अंदर से, ठीक है ना, वो सारा पानी खुद ले लेते हैं। गरीब जो है जिसकी थोड़ी सी जमीन है, कोई 10 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ वाला, वो बंदा भूखा मर जाता है, उसकी फसल भी नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2 जो है ना इस वक्त जो पानी का इशू बना हुआ है, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों खुद नारायण, कागान और इन साइट्स पर गया हूँ ग्लेशियर, वहाँ पे इस वक्त जो है ना अभी भी लास्ट वीक में भी जो है ना बर्फबारी हुई है ग्लेशियर में। तो कहने का क्या मतलब है, एक तो जो है ना मौसम की जो है ना तब्दीली की वजह से पानी का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, और कुछ जो रहती सहती कसर है वो हमारे नवाबों ने, वडेरों ने और जागीरदारों ने निकाल दी है। उसमें गवर्नमेंट का भी रोल उतना ही बनता है। 3 साल सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ा पीरियड था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए था, कह रहे हम डैम बना रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे डैम इनको चाहिए था मुख्तलिफ जगहों पे डैम बना देते, जैसे झेलम दरिया हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, और खासकर ये अटक वाले दरिया हो गए, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है ग्लेशियर से जो है ना पानी आता ही रहता है, पूरा साल पानी रहता है। इनको चाहिए था छोटे छोटे डैम बना देते ताकि पानी को जो है ना सिक्योर करते, सेव करते, ठीक है ना। उससे फिर क्या होता है, छोटी छोटी नहरें निकाल के, अब जैसे अब्दुल्ला भाई पहले बात कर रहे थे, अब ये देख लें अयूब के आर्मी की बात हो रही थी, तो मैं आर्मी से जो है ना एक रेलेवेंट बात करता हूँ। अब देख लें नहरी निज़ाम आपका कौन से दौर में बना है, अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनके तो फादर भी जो है ना आर्मी में थे। ये अयूब के दौर में या अंग्रेज़ों के दौर में जो नहरी निज़ाम चल रहा है वही चलता आ रहा है। बाकी मुझे बता दें कि उसके बाद जो है ना 60-70 सालों में जो है ना हमारी जितनी भी पार्टीज आई हैं, इन्होंने क्या झंडे गाड़े हैं, सिर्फ खाने के लिए आते हैं। इसको किसी को भाई, अभी पीडीएम की जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पीडीएम वाले भी सिर्फ अपने वो उनको चस्का पड़ा हुआ है, नशा है उनको कुर्सी का, सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। अगर इतने ही इतने लॉयल होते तो भाईजान ये मसले हल करते बैठ के। गुल साहब, सर पानी का मसला एक ऐसा मैटर है कि जिस पर अगर सियासी नारा भी लगाएं तो सेंसिटिव मैटर है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या जो सिंध गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहरा भी करना चाहिए था, या फिर वो ठीक है अपनी जगह? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पानी का, पहले तो इसको हमें बड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान बना था तो 5800 क्यूसिक फ्रेश वाटर जो था वो हर इंसान को मिलता था। अब वो कम होके तकरीबन जो है वो 800 के ऊपर आ गया, और आइंदा के 3 बरसों के अंदर 2025 के अंदर सुकड़ जाएगा। 2025 में पाकिस्तान दुनिया के पहले 20 ममालिक में आके खड़ा होगा जो कहत ज़दा इलाके, कहत ज़दा, मैंने आपको इसमें चाड, सोमालिया और इस तरह के ममालिक जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। हम पानी को सीरियस ले ही नहीं। वाटर मैनेजमेंट बलोचिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि वाटर मैनेजमेंट पे बहुत बलोचिस्तान देखो कहना वो तो बिलियन ट्रीज की भी बात करते हैं। बिलियन ट्रीज का अभी नैब से केस निकलेगा तो पता चलेगा ना। अभी जो ट्रीज हैं वो तो आपने और मैंने दोनों ने देखे हैं, वो KPK में लोग आवाम देख रही है, वो तो कैलकुलेट कर लें।
हर 5 फुट के बाद भी अगर दरख्त लगाया जाए तो घरों को शामिल कर लें, घरों में भी लगे हुए, तो KPK का तो इलाका ही इतना रकबा ही नहीं है जितने ट्रीज आपने लगाए। मैं ये आप दरख्तों, पहाड़ों, दरियाओं सबको लगा दें, दरमियान में दरख्त लगाएं 5 फुट फी, आपको ये नहीं निकलेगा। बहरहाल ये एक अलग बात है, ये तो जब किस्सा खुलेगा तो वो पता चलेगा। लेकिन जो पानी है, पानी का अंदर पहली बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 20 कहत ज़दा ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में जो 3 पानी चाहिए होते हैं, वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि इस पे ज़राअत फसलों को की बजाय आप इंडस्ट्री पे करें। नहीं, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, फॉर गॉड सेक। दुनिया के अंदर ये वजीर आजम साहब अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होगी, बाकी नहीं होगा, तो वो आपने देखें जब कोविड आया तो आपने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई, आपने इंडस्ट्री को चलाया। उसके बाद आपने इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी जब आपने बिजली बढ़ा दी। वो जो इंडस्ट्री बूम कर रही थी वो एकदम अपने पैरों के ऊपर आ गई। अब मसला ये है कि जो हमें गौर करना है इसके अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बात करें, बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पे फॉसल वाटर को हिट कर गए, ज़मीन के नीचे 1500 फुट, उसके बाद कोई पानी नहीं है, चार्ज भी नहीं होगा। अब आप 2 मिलीमीटर रेन हुई है टोटल। आपने फॉरेस्टेशन की तरफ तवज्जो दी, आपने बलूचिस्तान में छोटे छोटे डैम बनाए कि वहां पानी जो है वो रुके, वाटर रेजरवायर्स जो है उनके ऊपर तवज्जो दी, क्यों नहीं की? अब मसला यह है कि 900 फुट, 1200 फुट, फिर सोलर पैनल्स लगा दिए, कोई कानून साजी नहीं की, दिन रात जो है वो सोलर पैनल चल रहे हैं। पशीन जैसा इलाका, वड में, कच्ची में, बोलान के अंदर, ढाडर के अंदर, आपके ये जो इस तरफ मस्तूम के अंदर बहरन इलाके हैं, पीने का पानी नहीं है हजूर, पीने का पानी। आप उसको छोड़ दें, आप ये मोमंद एजेंसी की तरफ चले जाएं, आपको पीने का पानी नहीं मिलता। ये अंदाजा करें कि पीने का पानी, और मैं गया पानी अगर मिलता मैं भी है एक तो। प्रोग्राम पे गया, वहां मैंने हाथ 2-3 चीजें तो देखिए, किसी ने मेरे हाथ धुलवाए, मुझे इतना सख्त रंज हुआ। और मैं अपने आवाम से कहूंगा कि प्लीज इसके ऊपर करें, जो मुखैर हजरात हैं, कि वहां मैंने हाथ धोए, और हाथ धो के जिस उसमें उन्होंने मेरे हाथ धुलवाए खाने से पहले, वो मैंने देखा कि बाहर बच्चे पानी पी रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, यकीन माने सर सिंध आपने विजिट किया? थरपारकर, नगर पारकर, नौकोट, उमरकोट सारा फिर हम आप वहां से आ जाएं, आप मीरपुर खास तक इतना डेवलप, आधा किलो दूध देती है गाय, खांगड़ गाय बिल्कुल इतनी इतनी, और वो बकरे से भी छोटी है ना। पानी का इशू है, पानी नहीं है। आपने पानी के लिए तो ऑल्टरनेट कोई बंदोबस्त किया? मैंने खुद 17 कुएं वहां लगवाए। नगर पार्कर में एक रिजर्वायर बना हुआ है पानी के लिए, लेकिन ना तो वो इस काबिल है कि पानी को वहां जखीरा किया जा सके, ना उसके अंदर कोई। ट्रेन आती थी, आपको याद होगा, ट्रेन आती थी, जानवर और इंसान दोनों पानी पीने के लिए ट्रेन के साथ आ जाते थे। ये आलम था, ऐसा ही है। तो क्या सिंध ने, लेकिन वो कल्चरल प्रोग्राम पे जो है वो 5 अरब रुपए लगा दिए गए, तो कहते हैं, और उधर वहां थरपारकर के अंदर बच्चे जो है, तारिक साहब, बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, बीमारियों की वजह से, पानी ना होने की वजह से मरते रहे। और नहीं, इसमें देखें ना, क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी आज 3 साल हो गए जाम कमाल साहब को। मैं अभी जो है ना, क्योंकि लास्ट सीएम था कदूस बजिंजो, आई हैव बीन देयर, जो है ना कोयटा में गया मैंने कदूस साहब को। मैं उस वक्त एक जो है ना कोरियन कंपनी आई हुई थी, वो डैम वहां पे लगाना चाह रही थी। वो कदूस बजिंजो तो एक्स सीएम थे, वो उस वक्त जो है ना उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन बात आ जाती थी फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट ने आके फिर उस पर जो है ना इशू की रेट कर दिया, और वो दोबारा जो है ना वो कोरियन कंपनी वापस चली गई। सर ये एक अलग चीज है। आपने नहरों की बात की, मैं छोटे काम करने, क्योंकि नहर हो, बड़ा ये प्रोजेक्ट हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं। आपके 5 साल या 3 साल में तो ये होते नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है तख्ती लगवानी होती है। छोटे छोटे डैम तो बन सकते हैं ना, छोटे छोटे नहरी निजाम में हम बड़े पॉपुलर रहे जी, नहरी निजाम यूं है, लेकिन अंग्रेज की मेहरबानी है जो नहरी निजाम दे गया। थैंक यू। अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि नहरी निजाम की जितनी डेवलपमेंट हुई उस दौर के बाद नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो आज हमें और भी प्रॉब्लम ना। अच्छा, नहरी निज़ाम या वाटर की जो मैनेजमेंट है, ये वाटर क्राइसिस का होना, इसको सारा मलबा हम इस चीज़ पे ज़रूर डाल देते हैं कि जी भारत पानी रोक लेता है, ठीक है,
लेकिन जो पानी हमारे पास मौजूद है हमने उसको एक सियासी नारा बना के कालाबाग डैम सर जाया कर देते हैं ना। और जो पानी हमारे पास होता है, डैम हमने नहीं लगाए हुए, कोई काम हमने इस तरह से नहीं किया हुआ। अभी देख ले वाडा साहब जो मिनिस्टर है वो जनाब मौसूफ आते हैं चैनल पे सिर्फ रोला डालने के अलावा करते कुछ नहीं। बात करने के लिए, लेकिन इतना कुछ मतलब मजा आ गया इस प्रोग्राम की बहुत सारी चीजों में। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।